आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस की, यानी कि मूल मात्रकों की परिभाषाएं विस्तृत में मैं आज आप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं। ठीक है, पहली है हमारी 1 मीटर। तो 1 मीटर की मैं परिभाषा आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए निर्वात है, यानी कि जहां पर बिल्कुल भी वायु ना हो, कोई भी गैस ना हो, ना O2 हो, ना हीलियम हो, ना नियॉन हो, कोई सी भी गैस ना हो, निर्वात यानी कि स्पेस हो। ठीक है, तो निर्वात में अगर शुद्ध क्रिप्टॉन का मेरा एक तत्व है और यह शुद्ध क्रिप्टॉन से क्या होता है, रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, और इस रेडिएशन से क्या होता है, 16 करोड़ 50 लाख 76,373, 16 करोड़ 50 लाख 76,373 प्रकाश तरंगे आती हैं। ठीक है, यानी कि निर्वात में क्रिप्टोन तत्व से उत्सर्जित होने वाली विशेष विकिरणों से 16 करोड़ 50 लाख 76,373 प्रकाश तरंगे जितनी दूरी में आती हैं, वह दूरी हमारी 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी 1 मीटर वो डिस्टेंस है, कि 1 मीटर जो है मेरी वो डिस्टेंस है जिसमें निर्वात के अंदर, निर्वात में यानी कि नो स्पेस है। ठीक है, यानी कि निर्वात में स्पेस में जब मेरा प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश की एक किरण मान लीजिए, तो यह किरण जो है प्रकाश की, वह प्रकाश निर्वात में 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकंड में जो दूरी तय करता है ना, वह दूरी मेरी 1 मीटर कहलाती है। यानी कि सीधी सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड से भी कम समय में 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड से भी इतने कम समय में जब निर्वात में प्रकाश दूरी तय करता है ना, तो वह दूरी मेरी 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। देखिए, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में एक विशेष विकिरण, या हम कह सकते हैं नारंगी प्रकाश से उत्सर्जित होने वाली 16 करोड़ 50 लाख 76,373 प्रकाश तरंगे आती हैं। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, देखिए ये परिभाषा हमारी अक्टूबर 1983 में वापस दी गई थी। ठीक है ना, तो वो परिभाषा है कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकंड में तय करता है। दूसरी परिभाषा है हमारी 1 किलोग्राम की। दूसरी परिभाषा है हमारी 1 किलोग्राम की। देखिए, पेरिस में है, पेरिस क्या है, अब ये जनरल नॉलेज है एक, कि पेरिस कहाँ की राजधानी है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस जो देश है उसकी राजधानी है हमारी पेरिस। ठीक है, तो पेरिस में क्या है, एक बेलन है। ठीक है, जो कि किसका बना हुआ है, इरिडियम धातु का बना हुआ है। इरिडियम और प्लेटिनम धातु, इरिडियम और प्लेटिनम धातु का बना हुआ एक बेलन है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम के बराबर है। यही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, देखिए अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि पेरिस में रखे हुए इरिडियम प्लेटिनम धातु से बने बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। और खास बात क्या है इस बेलन की, कि इस बेलन का व्यास जो डायमीटर है और ऊंचाई जो है वो बराबर है। ठीक है, अब एक और फैक्ट है यहाँ पर कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, यानी कि हमारा वाटर है, उस वाटर को हमने फ्रिज में जमा दिया, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो जम जाएगा, यानी कि जब वो बर्फ होगी, तो उस बर्फ का जो द्रव्यमान होगा ना हमारा, वो द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा दिया और वो बर्फ बन गया, तो उसका द्रव्यमान हमारा 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना, शर्त क्या है कि वाटर जो होता है ना वो 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर जल को अगर हम जमाते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं 1 सेकंड की। देखिए, 1 सेकंड हमारा वो समय है जिसमें
सीजियम परमाणु जो होता है, सीजियम परमाणु से जो उत्सर्जित विकिरण होती हैं, उन विकिरणों की तरंगदैर्ध्य जो है 9 अरब 13 करोड़ 26,31,770 कंपन जितने समय में कर लेती है ना, वह समय हमारा 1 सेकंड कहलाता है। यानी कि सीजियम से जब सीजियम की तरंगदैर्ध्य से जब इतने सारे कंपन कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो वो समय हमारा 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु के द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्ध्य के विकिरण 9 अरब 13 करोड़ 26,31,770 कंपन होते हैं। फोर्थ परिभाषा है हमारी 1 एम्पियर की। देखिए, पहले मैं इसका प्रोसेस समझाती हूँ, थोड़ा सा लंबा है, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरा निर्वात है, यानी कि स्पेस, कोई भी जहां पर गैस ना हो, स्पेस में 1 मीटर की दूरी पर, ये मेरी 1 मीटर की दूरी मान ली मैंने। इस 1 मीटर की दूरी पर मैंने 2 तार लगा दिए। ठीक है, ये 2 तार हैं जिसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई, मतलब कि कोई पता नहीं है कि ये कितना लंबा तार है। उस अनंत लंबाई के तारों के ये तार हैं और इनकी मोटाई बहुत अल्प है। अल्प मीन्स इस पेन की नोक के बराबर, इतने पतले ये तार हैं। ठीक है, तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 अनंत लंबाई के और अल्प मोटाई के तार हैं, और इन तारों में जब मेरी विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो प्रत्येक तार की, हर एक तार की 1 मीटर की डिस्टेंस जो होती है ना, ये वाली 1 मीटर की डिस्टेंस, इस 1 मीटर की डिस्टेंस में 2 इंटू 10 की घात 7 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का जो बल उत्पन्न करती है ना विद्युत धारा, वह विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। वापस से सुनो, 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हुए 2 अनंत लंबाई के और अल्प मोटाई के धारावाही चालक तारों के मध्य जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह विद्युत धारा प्रत्येक तार की प्रत्येक 1 मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे अनंत लंबाई व अल्प मोटाई के समानांतर तारों के मध्य में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रत्येक मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करती हैं। अब हम बात करते हैं 1 केल्विन की क्या परिभाषा होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले त्रिक बिंदु को समझना होगा। देखिए कि वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं जिस ताप पर एक साथ पाई जाती हो, वह हमारा त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि वह ताप जिस पर पदार्थ, या अगर हम जल के लिए बात कर रहे हो तो वह ताप जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस एक साथ पाई जाती हैं, त्रिक बिंदु कहलाता है। और जल के लिए हमारा त्रिक बिंदु होता है 273.16 केल्विन। अब हम बात करेंगे 1 केल्विन की कि 1 केल्विन किसे कहते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का, कि जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 यानी कि 1/273.16 भाग हमारा 1 केल्विन कहलाता है ना। कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग होता है। ठीक है, देखिए 6 हमारी परिभाषा है 1 केल्विन, 1 कैंडेला की, कि 1 कैंडेला किसे कहते हैं। तो परिभाषा में एक कृष्णिका वर्ड आएगा, मैं उसका मीनिंग समझा देती हूँ। ठीक है, कि एक ऐसी वस्तु है ना, कि एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर, यानी कि एक वस्तु है, उस वस्तु का ये पृष्ठ है, उसकी सतह है, तो इस सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश की मात्रा, कि एक
वस्तु के पृष्ठ पर आपतित होने वाली तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का पूर्णतः अवशोषण कर लेती है। यानी कि यह वस्तु है, इस वस्तु की सतह है, वो इस पृष्ठ पर आने वाले पूरे प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। वह वस्तु हमारी एक कृष्णिका कहलाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी तो वह ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगी। कि एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित होने वाले सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों का पूर्णतया अवशोषण कर लेती है, कृष्णिका कहलाती है। अब हम बात करते हैं कैंडेला की, कि कैंडेला की क्या परिभाषा है। तो देखिए, एक कृष्णिका के, मान लीजिए ये कृष्णिका है, उस कृष्णिका की लंबवत दिशा से, ये लंबवत दिशा हो गई, इसके लंबवत ये दिशा हो गई, तो एक कृष्णिका के लंबवत दिशा से उसके, इस कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली या फिर अवशोषित होने वाली प्रकाश की मात्रा एक कैंडेला कहलाती है। यानी कि इस कृष्णिका के जो 1/6 लाखवां जो क्षेत्रफल भाग है, उस पर लंबवत दिशा से जो प्रकाश की मात्रा अवशोषित हो रही है या फिर उत्सर्जित हो रही है, वो हमारी एक कैंडेला कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिभाषा की, कि किसी कृष्णिका से उसके, आप यहाँ पर से उसके के लिए के वर्ड का भी यूज कर सकते हो, कि किसी कृष्णिका के लंबवत दिशा से उसके 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश की मात्रा एक कैंडेला कहलाती है। अब सातवीं और जो लास्ट हमारी परिभाषा है, वो है हमारी एक मोल, कि एक मोल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं कि कार्बन यानी कि 6C12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसी दूसरे पदार्थ की जितनी मात्रा में पाई जाती है, वह मात्रा एक मोल कहलाती है। यानी कि 6C12 के 0.012 किलोग्राम के अंदर, यानी कि कार्बन है जिसका द्रव्यमान इतना है, तो इतने द्रव्यमान के कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, वह संख्या अगर किसी दूसरे पदार्थ में पाई जाती है, तो वह उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है, एक मोल कहलाती है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक मोल मेरी वह संख्या है, या एक मोल मेरी वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कि कार्बन के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणुओं की होती है। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं, समझ आ जाएगी। पहली परिभाषा, कि कार्बन 6C12 के 0.012 किलोग्राम यानी कि 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसी भी पदार्थ की जितनी मात्रा में पाई जाती है, वह मात्रा उस पदार्थ की एक मोल कहलाती है। यानी कि 6C12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है, उतनी संख्या अगर किसी दूसरे पदार्थ की मात्रा में हमें पाई जाती है, तो वह एक मोल कहलाती है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों के, अवयव मतलब कण या परमाणु, ठीक है, तो जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कि 6C12 के 0.012 किलोग्राम की मात्रा में कार्बन परमाणु की होती हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपकी कमेंट्स का ज़रूर आंसर दूंगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। एंड मेरे चैनल को शेयर करें दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।